हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने लोग अभी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो जो सेंट्रप का एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को, ठीक है, 19/11/2024 को। तो जो हिंदी का पेपर है वो देखिए हम लेकर आ गए हैं, हिंदी का, ठीक है, मातृभाषा हिंदी। और ये सेट पेपर ए है, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और हम ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बाबू, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव यानी सेंटअप एग्जाम, देखिए आपको जो यहाँ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, पहला क्वेश्चन है कि बाबा बाबा साहेब, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 24 खंडों में, ठीक है, एक नंबर का 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एलिनिएशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो एलिनिएशन ऑफ कास्ट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन है सेन साहब के द्वारा कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कि मदन कौन था? तो मदन जो था वो बाबू गिरधर लाल का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू पाँच नंबर क्वेश्चन है कि मदन के कासू ने कितने दांत तोड़े? तो आप सभी को मालूम होगा कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो मैक्स मुलर थे उनके पिता का नाम था विल्हेमन मुलर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कि शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? तो जो शाहनामा था वो 9वीं से 10वीं सदी में आया था, ठीक है, यानी कि 9वीं से 10वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा 7 का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि श्री हेक्कल क्या थे? क्या बाबू? श्री हेक्कल जो थे वो क्या थे आपसे पूछ रहा है। तो श्री हेक्कल जो थे वो एक प्राणी वैज्ञानिक थे। क्या बाबू? प्राणी वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 9वां क्वेश्चन है क्या, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के को बनारसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले? किनको बाबू? तो जो गवर्नर जनरल थे उनको बनारसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले? तो उनको बाबू 172 सोने के सिक्के मिले। कहाँ पे? तो बनारसी के पास। 11 नंबर क्वेश्चन कि अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? तो जो बार बार नाखून हम काटते हैं, ठीक है, तो ये मनुष्य की बाबू पाश्विक वृत्ति को निरूपित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवर्तिता शब्द का अर्थ होता है। तो जो अनुवर्तिता शब्द होता है उसका होता है
अनुवर्तिता का मतलब होता है बाबू कि आप आगे आगे चलते हैं, उसी को अनुवर्तिता कहते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जो लेखक गुणाकर मूले थे उनका जन्म अमरावती जिले में, क्या बाबू, अमरावती जिले में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि बहादुर की उम्र क्या थी? तो जो बहादुर था बाबू उसका उम्र 13 से 14 वर्ष था। कितना? 13 से 14 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? तो जो रामविलास शर्मा की रचना है भारत की भाषा समस्या, यही है रामविलास पासवान की रचना। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है क्या है? तो 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो जो 1997 ईस्वी में जो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान था वो बाबू किनको मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल जो राइटर हैं उन्हीं को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? तो वो डर से कांप रहा था, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अमीरुद्दीन थे उनका जन्म डुमरांव में हुआ था। कहाँ बाबू? डुमरांव। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां जिसको हम अमीरुद्दीन कहते हैं को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनको रियाज करने के लिए बाबू पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? तो उनका जो शादी हुआ था बाबू वो 1850 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फटाफट से आप इसको टिक करेंगे और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो महात्मा गांधी का है, यानी कि जिसे हम बापू के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी जो थे वो आध्यात्मिक शिक्षा को अपना हृदय की शिक्षा मानते थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन किया दिया है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो बाबू महात्मा गांधी जो थे अहिंसा का प्रथम प्रयोग रूस में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो जो अहिंसक प्रतिरोध है वो सबसे उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा है, किनके अनुसार? तो महात्मा गांधी के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया है नायाब शब्द का अर्थ क्या है? तो नायाब शब्द का जो अर्थ होता है वो अद्भुत होता है। क्या? अद्भुत। अगला क्वेश्चन देखेंगे ड और ढ कौन व्यंजन है? तो आपसे इसमें पूछ रहा है, तो जो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं द्विगुण और स्पर्श, तो जो ड और ढ हैं वो द्विगु व्यंजन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू? तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि मुर्दा से द का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? तो जो हल चिन्ह है, यानी कि ऐसा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो अनुनासिक स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो उसे हम बाबू क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो जो दो वर्णों के मेल से विकार होता है बाबू, उसे हम संधि के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि अनुभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा अन्न प्लस अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन बाबू। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, यानी आपको बताना है। तो जो गणित है, आप देख सकते हैं गणित ही एक ऐसा इसमें शब्द है जो ढंग से यानी कि सही शुद्ध रूप में लिखा गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो आपको मालूम होगा कि जब हम लिखते हैं सुख और दुख तो उसमें ये चिन्ह गिरता है, इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाता है या लगाया जाना चाहिए? तो जो द्वंद्व समास होता है उसके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन बाबू? योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर यानी कि देखिए अक्टूबर तो एक खास महीने का नाम है ना, तो इससे क्या होगा? एक व्यक्ति का पहचान हो रहा है, तो इसलिए ये कौन बाबू संज्ञा हो जाएगा? तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश शब्द कौन लिंग है? यानी आपको बताना है कि जो देश है वो स्त्रीलिंग है या कि पुल्लिंग है। तो जो देश है वो पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन कि ओट शब्द क्या है? तो जो ओट शब्द है वो तत्सम है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा या क्या है? तो जो आयुष्मान है इसका होता है आयुष्मती, आयुष्मती, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 41 नंबर है कि बात का बहुवचन। तो बात का बहुवचन होता है बातें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे अगला क्वेश्चन बाबू। अगला है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो वाक्य से अलग रहते हैं शब्द उनको हम पद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे दिया है कि अरे श्याम उधर न जाना किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है वो संबोधन कारक है। यहाँ देखेंगे संबोधन कर रहा है कि अरे श्याम उधर ना जाना, यानी कि संबोधित कर रहा है कि उधर नहीं जाना है, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है बाबू? तो सर्वनाम कहलाता है, ये सभी को मालूम होता है। ठीक है, अब देखेंगे आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है निजवाचक है। क्यों निजवाचक है? इसमें कह रहे आप भला, आप यानी कि एक व्यक्ति का, और तो जग भला, जग यानी कि संसार, तो ये निज कह रहा है यानी निजवाचक है। अब देखेंगे अगला, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो मैं घड़ा भरता हूँ ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का? तो सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह गाता है किस काल का उदाहरण है? तो वह गाता है यानी कि वह वर्तमान का है। क्यों? क्योंकि वह गाता है, अभी भी वो यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि वर्तमान की बात हो रही है।
ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो शब्द होते हैं बाबू मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। अब किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, उपसर्ग यानी कि जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग और जो पहले जोड़ेंगे उसको प्रत्यय। अब देखेंगे किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो जो परोपकार के बिना है, परोपकार आप नहीं करेंगे तो परोपकार के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि समया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है। ठीक है, तो समया एवं छंद में जो सिद्ध कवि हैं बाबू वो हैं रसखान। कौन बाबू, रसखान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो जो कवि घनानंद हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा, ये आपको याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 है कि कवि रसखान की रचना कौन है। तो कवि रसखान की जो रचना है वो सुजान रसखान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो जो अक्षर ज्ञान शीर्षक है वो बाबू किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि चिंचित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पछांतित, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये जो है वो भारत माता पंक्ति की है, यानी कि शीर्षक कविता। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है, तो भारत माता की। अगला है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। तो जो कवि प्रेमघन हैं उनके अनुसार यानी कि विदेशी विद्या को पढ़कर लोगों की जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं उनका चित्रण कवि किस कवि ने किया। तो वियोग में जो सच्चा प्रेमी होता है वो वेदना सहता है, तो जो तरंग उठती हैं उनका जो चित्रण है वो कौन कवि करता है, तो घनानंद के द्वारा इसका चित्रण यानी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन थे। तो जो संप्रदाय मुक्त कृष्ण कवि भक्त थे वो कौन थे, तो रसखान थे। ठीक है, रसखान याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि कवि रसखान ने किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यह जो बाबू संकेत मिलता है वो कहाँ से, तो प्रेम वाटिका, जो प्रेम वाटिका है उसी से मालूम चलता है कवि रसखान जो हैं वो दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, तो आप सभी को मालूम होगा कि कालू चंद खन्नी नाम था किनका, गुरु नानक के पिताजी का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रहीरास किस कवि की रचना है। तो रहीरास जो है वो रसखान, ठीक है, रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद कैसे कवि हैं। तो घनानंद जो हैं वो प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, प्रेम की पीर की। उसके बाद है तुम कौन धो पाटी पढ़ो हो कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह जो है अति सुधो स्नेह कुमारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो जो रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा की गई है, यही इसके स्थापना की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि गाम्या किसकी रचना है? तो जो गाम्या है बाबू, कौन? गाम्या। तो गाम्या जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है? तो जो जनतंत्र का जन्म है, ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता का दूरदार्थ मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हिरोशिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे कि भग्नदूत किस कवि की रचना है? तो अज्ञेय जी की है। ठीक है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की है? तो जो 1956 ईस्वी में इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की। तो आज के क्लास में हमने आपको लगभग 70 ऑब्जेक्टिव करवाए, जो कि 19 तारीख को आने वाला है कल के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे फटाफट अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।